Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने 10th क्लास से अभी तक जिस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है उसका नाम था डायरेक्ट करंट। अब हम लोग इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी की चैप्टर 7 है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, कहाँ से मिलता है, और भी बहुत सारी बातें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और बच्चों, सारे वीडियोज़ को आप 1 2 3 ऐसे सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको जो एसी सर्किट के प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको 10वीं के लेवल में, 10th के लेवल में फील होने लगेगा। तो इसलिए सभी वीडियोज़ को आप क्रमबद्ध रूप में, सीक्वेंस में आप देखेंगे तो आपको कोई भी बुक में जो एसी सर्किट के प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको 10th क्लास के लेवल में नजर आएंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग पहले थोड़ा सा डायरेक्ट करंट को रिफ्रेश कर लेते हैं। ऐसे तो आप जानते हैं, पढ़े हैं आप ऑलरेडी, 10वीं क्लास में भी पढ़े हैं, अपने एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में भी पढ़े हैं, फिर भी थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आइए, क्या होता है डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट, जिसको जनरली लोग शॉर्ट में डीसी बोलते हैं, डीसी करंट भी बोलते हैं। अब डायरेक्ट करंट उस करंट को बोला गया है जो एक ही डायरेक्शन में आगे के तरफ चलते चले जाते हैं। ये जो करंट है आगे पीछे ओसिलेट नहीं करता है। जैसा कि आप ओसिलेशन पढ़े हैं ऑलरेडी, आगे पीछे जो मोशन होता है उसको क्या कहते हैं? ओसिलेशन। तो ये जो डायरेक्ट करंट है ये ओसिलेट नहीं करता है, ये आगे पीछे दोनों तरफ नहीं चलता है। आइए थोड़ा डिफाइन कर दें। इट इज दैट करंट which flows in unidirection मतलब कि only one direction, and it is non-oscillating current मतलब ये नॉन ओसिलेटिंग करंट है, मतलब ये ओसिलेट करने वाला करंट नहीं है। अब जिस किसी सर्किट में डायरेक्ट करंट होता है उसको डीसी सर्किट कहते हैं। लिखते चलिए, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं डायरेक्ट करंट को, फिर अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मेंशन कर लें। द सर्किट विथ एसी with DC, direct current, with DC, with direct current, yeah, having direct current is called DC circuit. The EMF, अब EMF को हम लोग कभी एप्सिलॉन से कभी E से डिनोट करते रहते हैं। The EMF and potential difference in DC circuits are generally called DC voltages। जो डीसी सर्किट होते हैं, डायरेक्ट करंट की जो सर्किट होते हैं, जिस सर्किट में डायरेक्ट करंट चलते हैं, तो उस सर्किट में
जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं इन डीसी सर्किट्स आर जनरली कॉल्ड डीसी वोल्टेजेस। तो इसको ईएमएफ को, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली लोग डीसी वोल्टेज के नाम से पुकारते हैं। जो करंट है उसको डीसी करंट भी लोग बोल देते हैं। अब ये जो डीसी है, डायरेक्ट करंट है, इसका सोर्स क्या है, ये कहां से मिलता है हमें? तो सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज, या सीधे डीसी बोलें, वोल्टेज होगा तो करंट होगा। क्लोज सर्किट में जब वोल्टेज होते हैं तो करंट होते हैं। तो फिर सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज is generally बैटरी। आपने क्लास 10th में जो सर्किट पढ़ा है, बैटरी लगाते थे, करंट जो है पूरे सर्किट में घूमता था, बैटरी के पॉजिटिव से चलता था करंट, बैटरी का नेगेटिव में आता था। तो वही डीसी सर्किट आप पढ़े हैं क्लास 10th के अंदर। बैटरी के पॉजिटिव से निकलता है करंट और बैटरी के नेगेटिव पर लौट के आते हैं करंट। तो ऐसा करंट, एक डायरेक्शन में चलने वाला करंट, यही करंट है डायरेक्ट करंट। अब जो सिंबल है डीसी सोर्स का, वो बैटरी का सिंबल होता है। तो सिंबल ऑफ डीसी सोर्स यानी सोर्स ऑफ डीसी, डीसी सोर्स यानी सोर्स ऑफ डीसी की जो सिंबल हैं वो यही बैटरी का सिंबल होता है। आपने पढ़ा है ये जो बड़ी लाइन होता है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड होते हैं, जो छोटी लाइन होता है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड होते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रोड के जस्ट बाहर ये जो पॉइंट्स होता है, या कहिए बैटरी के 2 एंड्स होते हैं। तो ये जो 2 एंड्स हैं बैटरी के, 2 पॉइंट्स हैं बैटरी के, जो बैटरी के बाहर है, इन दोनों पॉइंट्स को कहते हैं टर्मिनल्स। एनोड से जो एंड देख रहे हैं आगे उसको पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड से जो एंड बैटरी का आगे देख रहे हैं इसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। एंड डीसी in a circuit, DC in a circuit flows from positive terminal, to negative terminal, of a बैटरी। तो इस तरह से एक डायरेक्शन में डायरेक्ट करंट चलते हैं, किधर से किधर, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट में चलते हुए फिर ये वापस आ जाते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर। तो डीसी इन अ सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, flows from positive terminal to negative terminal of a battery। अब बच्चों ये जो डीसी है इसके यूजेस आप तो जानते हैं, बहुत सारे यूजेस जानते हैं। जैसे हमारे टॉर्च में सेल लगाते हैं तो वो सेल क्या देता है हमें? डीसी देता है। हमारा मोबाइल फ़ोन है, सेलुलर फ़ोन है, उसमें जो बैटरी लगे हुए हैं वो क्या देता है? डीसी देता है। उसी तरह से देखते हैं कि लैपटॉप मोबाइल के साथ में एडॉप्टर आते हैं। एडॉप्टर क्या है कि एडॉप्टर अल्टरनेटिंग करंट को, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। आप क्या करते हैं? एडॉप्टर को अपने घर के प्लग में लगाते हैं, सॉकेट में लगाते हैं, तो वहाँ से आता है अल्टरनेटिंग करंट। एडॉप्टर उसको डीसी में बदल देते हैं और हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल को चार्ज करता है डीसी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन हो गया,
टीवी स्क्रीन हो गया, सब में आप डीसी को यूज करते हैं। तो दीज आर यूजेस ऑफ डीसी। अब कई तरह के डीसी हैं, थोड़ा इसके टाइप्स देख लें। टाइप्स ऑफ डीसी एंड इट्स ग्राफ्स। सबसे पहले हम ले रहे हैं कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, और यदि वोल्टेज कांस्टेंट होंगे तो करंट भी कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट डीसी वोल्टेज एक सर्किट में, एक रेजिस्टर में, तो कांस्टेंट डीसी वोल्टेज एंड कांस्टेंट डीसी डायरेक्ट करंट। अब टाइम लिया हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और जो डीसी वोल्टेज है या फिर डीसी है, कांस्टेंट डीसी है, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज है, उसको रखेंगे हम वर्टिकल एक्सिस पर। ये रखा। अब जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, भी कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो यदि टाइम के साथ में भी कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो फिर इसका ग्राफ टाइम के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल, ऐसे ग्राफ को काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा रखा है। सारे तरह के ग्राफ्स की एक लेक्चर हमने बना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ग्राफ्स इन फिजिक्स के नाम से। अब यदि करंट को लेते हैं तो बिल्कुल जैसा वोल्टेज का ग्राफ होगा वैसा ही करंट का भी ग्राफ होगा। वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर मैं भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट दिस पॉइंट इज भी, और टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट डीसी वोल्टेज का ग्राफ लिया हमने। बिल्कुल सिमिलर ग्राफ करंट के लिए भी होंगे। टाइम इधर ले लिया हमने, वोल्टेज डीसी वोल्टेज, नहीं करंट ले लेंगे, करंट वोल्टेज का ले लिया हमने, करंट लेते हैं अब, डायरेक्ट करंट डीसी। अब टाइम के साथ करंट कांस्टेंट, तो टाइम बढ़ता जा रहा है बट करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। अब करंट की एक वैल्यू को यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर करंट की वैल्यू आई है, तो इस तरह से कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, कांस्टेंट डीसी करंट, दोनों की ग्राफ की जो नेचर है बिल्कुल सेम होते हैं। आगे से भी हम लोग वोल्टेज दिखा देंगे तो करंट की ग्राफ वोल्टेज की ग्राफ के सिमिलर हो जाएंगे। अब वेरिएबल डीसी भी होते हैं। तो वेरिएबल डीसी यानी टाइम के साथ जिसकी वैल्यू बदलते हैं, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो सिंगल डायरेक्शन में डीसी आगे की तरफ चलते चला जाता है, लेकिन वैल्यू बदलते हैं यदि, तो उसको वेरिएबल डीसी बोलते हैं। वेरिएबल डीसी या डीसी वोल्टेज बोलें। जैसे ये ले लिया हमने टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, फिर उसी तरह से वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस कहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कहिए, एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर वोल्टेज लेते हैं। अब ये जो वोल्टेज है वेरिएबल है, समय के साथ ये बदलते हैं। जैसे मान लीजिए बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, इस तरह से ये इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। फ्लक्चुएटिंग भी बोल सकते हैं, फ्लक्चुएशन हो रहा है वोल्टेज में, कम अधिक हो रहा है वोल्टेज। करंट का भी ग्राफ इसी तरह से, जैसा वोल्टेज का वैसा करंट का ग्राफ। थर्ड लेते हैं पल्सेटिंग, पल्सेटिंग डीसी या डीसी वोल्टेज बोलें। pulsating DC voltage। नाउ इसके ग्राफ्स इस तरह से ही लिया हमने टाइम एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस के अलाउंग ले रहे हैं वोल्टेज।
बट ये जो वोल्टेज है ये पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में सर्टेन टाइम पीरियड पर ये रिपीट होता रहता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में पीरियोडिकली जो बढ़ते घटते हैं वोल्टेज, तो उसको नाम दिया गया है पल्सेटिंग डीसी। जैसे ये हो गया एक पल्स, ये दूसरी पल्स, ये तीसरी पल्स, ये टाइम इंटरवल सेम है, तो सर्टेन टाइम पीरियड पर, सर्टेन टाइम इंटरवल पर क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, जैसा ये वैसा ये वैसा ये। तो इस तरह से जो इंक्रीज डिक्रीज सर्टेन टाइम पीरियड पर होते हैं वोल्टेज, उसको पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज कहते हैं, बशर्ते डायरेक्शन सेम रहे। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ी सी डीसी को रिफ्रेश कर लिया है। अब आते हैं हम लोग एसी सर्किट की बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की सोर्स की बात करेंगे। आइए तो फिर लेते हैं अब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है जिसका डायरेक्शन अल्टरनेटिवली आगे पीछे बदलते हैं। और जब आगे पीछे डायरेक्शन बदलेंगे तो आप इसको क्या कहेंगे, ऑसिलेटिंग करंट कहेंगे। तो मेंशन कर दीजिए, it is that current whose directions change alternatively with time, and it is an oscillating current. It is an oscillating current। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये आगे पीछे ओसिलेट करता है। ये इसके डायरेक्शन आगे पीछे चेंज होते रहते हैं एट सर्टेन टाइम इंटरवल। तो ऐसे करंट को नाम दे दिया गया अल्टरनेटिंग करंट। अब जिस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट होगा उसको हम लोग एसी सर्किट बोलेंगे। द सर्किट विथ एसी अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में एसी बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, कैपिटल भी लिख सकते हैं स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो द सर्किट विथ एसी इज कॉल्ड एसी सर्किट। अब एसी सर्किट में जो ईएमएफ होते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं किसी भी एलिमेंट के क्रॉस। अब सर्किट में एलिमेंट्स यानी सर्किट के पार्ट्स जो हैं, जैसे रेजिस्टर हुआ, इंडक्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, तो ये जो एलिमेंट्स हैं सर्किट के, उनके क्रॉस जो वोल्टेजेज होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम उसको एसी वोल्टेज कहते हैं। मेंशन कर दीजिए द ईएमएफ। अब ईएमएफ को मैं एप्सिलॉन लिख रहा हूं, आप यदि ई लिखते हो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस in an AC
circuit are generally called AC voltages, and AC alternating current is also called AC करंट। अब बोलचाल की लैंग्वेज फिजिक्स में बहुत यूज होता है, जहां तहां आप देखेंगे AC वोल्टेज वर्ड यूज करेंगे, AC करंट वर्ड यूज करेंगे। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको AC करंट कहते हैं। पूरा ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको। आप इसको AC करंट पढ़ सकते हैं और इसको आप अल्टरनेटिंग करंट AC बोल सकते हैं। अब DC करंट भी प्रॉब्लम में लिख देते हैं। DC वोल्टेज, DC करंट, AC वोल्टेज, AC करंट, इस तरह से प्रॉब्लम में लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो चलिए, हमें पहले सारा टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, कौन कौन से टर्म्स हम यूज करते हैं, कौन कौन से टर्म हमें यूज करने वाले हैं। सारे टर्म की जानकारी होना चाहिए, तभी हम किसी बात को क्लियर समझ पाएंगे। अब ये जो AC है ये आता कहाँ से है, कहाँ से मिलता है हमें, इसका सोर्स क्या है। आपने चैप्टर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर NCERT का चैप्टर 6 में आपने AC जनरेटर के बारे में पढ़ा है। AC जनरेटर से जो हमें EMF मिला वो साइन का फंक्शन मिला, जिसको हम लोग साइनोसॉइडली वेरिंग वोल्टेज भी कहते हैं। हम लोगों ने AC जनरेटर में जहां पर EMF पढ़े वहां पर नोमेनक्लेचर किया। जो EMF मिला दिस इज अल्टरनेटिंग EMF, और जो इससे करंट मिलते हैं इस EMF की वजह से जो करंट होते हैं आप उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। आइए थोड़ा सा यहां भी मेंशन कर लेते हैं हम लोग। सोर्स ऑफ AC और AC voltage is generally an AC generator। अब जनरली इसलिए मैंने बोल दिया है कि और भी तरीके से हमें AC वोल्टेज मिलते हैं, उसके बारे में भी कुछ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कॉमन सोर्स है ये है AC वोल्टेज का, AC जनरेटर से हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलते हैं। अब ये जो AC जनरेटर है हमें इससे जो EMF मिला था उस EMF का इक्वेशन क्या था उसको यहां मेंशन करते हैं। तो EMF एप्सिलॉन से हम लोगों ने डिनोट किया था AC जनरेटर में। EMF at any instant of time t generated या कहिए प्रोड्यूस्ड बाय AC जनरेटर is this is electromotive force at any instant of time t, और इसका इक्वेशन हमें मिला है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ के मैक्सिमम वैल्यू, ईएमएफ के पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज भी इसको बोले हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी बोले हैं इसको हम लोग, जहां जनरेटर पढ़े हैं चैप्टर 6 में, आप देख सकते हैं पूरा एक वीडियो बना हुआ है एसी जनरेटर पर। साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा को क्या बोलते हैं, जैसा कि याद होगा आपको, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग ऑलरेडी एसी जनरेटर टॉपिक में कर रखे हैं, फिर भी थोड़ा सा रिफ्रेश कर दे रहा हूं। तो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज एसी। और जैसा कि आपने देखा कि ओमेगा एसी जनरेटर में जो कॉइल रोटेट करता है, जिसको आर्मेचर कहते हैं, उसका यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड है ओमेगा। तो ओमेगा इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी कहिए, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल, मीन्स कॉइल ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर की कॉइल को आर्मेचर कॉइल या सीधे आर्मेचर भी बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल। अब ओमेगा को आप पहचानते हैं, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी। अब ये टी, कैपिटल टी को टाइम पीरियड के नाम से आप जानते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। जो टाइम पीरियड है टी, ये एसी का टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड टी आर्मेचर कॉइल के एक चक्कर का भी टाइम है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन एसी जनरेटर। ये टाइम पीरियड दोनों के लिए है, एसी के लिए भी और कॉइल के रोटेशन का भी टाइम पीरियड है। अब ये सब एसी जनरेटर में आप पढ़ चुके हैं, बट मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देना चाहता हूं, क्योंकि इस सब को हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब एसी सर्किट में यही ईएमएफ की वजह से करंट होता है, जिसको आप अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब एसी सर्किट में एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, जो वोल्टेज का इक्वेशन होगा, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, PD potential difference across an element या कहिए पार्ट ऑफ एसी सर्किट। इसको भी से डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है। V इज एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी जो पोटेंशियल डिफरेंस है एसी सर्किट में, उसको भी से डिनोट कर दिया हमने। अब इस भी का इक्वेशन भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आप ईएमएफ का इक्वेशन लिखे हैं। तो भी इक्वल टू भी एम साइन ओमेगा टी। अब भी एम का भी वही नाम है, जो भी एम है उसका वही नाम है मैक्सिमम एसी वोल्टेज या मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इन सारे नाम से आप इसको बोल सकते हैं। ओमेगा का भी वही नाम रहेंगे, क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अब ये जो वोल्टेज हैं साइन का फंक्शन है ये भी। तो हम लोग
जो अपने घरों में, अपने ऑफिस में जो एसी यूज करते हैं, वो साइन का फंक्शन होता है, उसको साइनोसॉइडली वैरिंग वोल्टेज, साइनोसॉइडली वैरिंग करंट बोलते हैं। अब बच्चों, एसी का यूज अपने घर में आप करते हैं इन फैन, जो आपके घर में फैन है, फैन जो रोटेट करता है, फैन में आप एसी वोल्टेज देते हैं, एसी करंट देते हैं। कूलर, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा, तो जो भी आप डिवाइसेस घर में यूज करते हैं, सब के सब जो हैं एसी पर काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पर काम करते हैं, क्योंकि हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है, हमारे ऑफिस में अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है। तो ये यूजेस ऑलरेडी आप देखते हैं, डेली अपने घरों में देखते हैं, ऑफिसेज में, स्कूल में देखते हैं, सब के सब एसी से ही चलता है आपका सिस्टम, सब जो दिखाई पड़ता है आपको। अब एसी सोर्स जो जनरेटर है, इसको शॉर्ट में दिखाने के लिए एसी सर्किट में सिंबल बने हुए हैं। क्या है सिंबल? सिंबल ऑफ एसी सोर्स, जो अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स हैं इन एन एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट वाली जो सर्किट है एसी सर्किट इज ये है सिंबल ऑफ एसी सोर्स। कभी यदि आपको ये दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि एसी करंट देने वाला, एसी वोल्टेज देने वाला ये सोर्स है हमारा। अब सर्किट में ये सिंबल यूज करेंगे एसी सर्किट में। अब जैसा कि हमने आपसे बात किया कि जो घर में, ऑफिस में, आप स्कूल में जो एसी आप यूज करते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट आप यूज करते हैं, वो साइन फंक्शन है। इसको साइनोसॉइडली वेरिंग करंट कहते हैं। चलिए थोड़ा एक लाइन लिख लेते हैं। कॉमनली यानी साधारणतः, कॉमनली एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, या फिर सीधे एसी बोल दें, एसी यूज्ड इन our houses, offices are sine function। अब साइन फंक्शन को और साइनोसॉइडली वैरिंग वोल्टेज या फिर करंट बोलें, मतलब कि साइन थीटा के अकॉर्डिंगली जो बदलते हैं उसको कहा जाता है साइनोसॉइडली वैरिंग। वोल्टेज है तो साइनोसॉइडली वैरिंग वोल्टेज, करंट को साइनोसॉइडली वैरिंग करंट बोल सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजी जान लें। अब जो इसका ग्राफ होगा उसको साइन वेव फॉर्म कहते हैं। इट्स ग्राफ, यानी कि साइन फंक्शन की जो ग्राफ है उस ग्राफ को इज कॉल्ड साइन वेव फॉर्म। ठीक है, जो साइन फंक्शन के ग्राफ होते हैं उसको साइन वेव फॉर्म के नाम से जानते हैं, साइन वेव फॉर्म बोलते हैं। ऐसे आपने वेव का ग्राफ ऑलरेडी देख लिया हुआ है, आपको पता भी है वेव का ग्राफ कैसा होता है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा ड्रॉ करके देखेंगे किस तरह के ग्राफ हमें मिलते हैं।
आइए ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करके देखें। ग्राफ ऑफ एप्सिलॉन यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ इक्वल टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी। अब ये इक्वेशन हमें मिले हैं जब जनरेटर को हम लोगों ने स्टार्ट किया, जब जनरेटर की कॉइल रोटेट करना शुरू करते हैं, ये हमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलता है जनरेटर से। तो जो जनरेटर से हमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिला है उसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, और साइन का फंक्शन है तो फिर हम इसको कह सकते हैं साइनोसॉइडली वैरिंग ईएमएफ, साइनोसॉइडली वैरिंग वोल्टेज कह सकते हैं। अब इसके ग्राफ को थोड़ा बेसिक से मैं ड्रॉ करता हूं। तो ड्रॉ करने के लिए हम लिख लेते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी कर लें, जैसा कि टर्मिनोलॉजी कर लिया हम लोगों ने। टी इज टाइम पीरियड ऑफ एसी, टी इज टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल ऑफ जनरेटर, एप्सिलॉन नॉट इज peak value, maximum value of AC voltage, alternating EMF, and epsilon at time t, EMF generated by generator t टाइम पर, एनी टाइम t पर जो EMF देता है जनरेटर उसको एप्सिलॉन बोल रखे हैं। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग टाइम ले रहे हैं, इधर की तरफ EMF एप्सिलॉन रख रहे हैं, पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ऊपर पॉजिटिव और इतना ही बड़ा जो है नीचे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक इतना बड़ा नीचे लेंगे माइनस एप्सिलॉन नॉट। अब जनरेटर की जो कॉइल है जब एक रोटेशन करेगा, जब जनरेटर की कॉइल एक चक्कर ऐसे रोटेट करता है, यानी कि 360 डिग्री से 2 पाई रेडियन से जब जनरेटर की कॉइल रोटेट करेंगे तो इस फुल रोटेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। सपोज T0 यहां पर है, मीन्स T0 टाइम, जिस टाइम पर कॉइल रोटेशन स्टार्ट कर रहा है वो टाइम ले लिया, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल टाइम ले लिया। अब देखिए यहां से यहां तक 1/4 रोटेशन है। फुल रोटेशन का टाइम, एक चक्कर का टाइम क्या है, कैपिटल टी टाइम पीरियड। तो फिर 1/4 रोटेशन जब कॉइल करेगा तो कितना टाइम लगेगा, चलने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लिख लेते हैं T/4। जब हाफ रोटेशन कॉइल करेगा, जब कॉइल 180 डिग्री से रोटेट करेगा, हाफ रोटेशन जब कॉइल का होगा तो फिर यहाँ पर टाइम T इक्वल टू T/2। जब 3/4 रोटेशन, 3/4 रोटेशन कॉइल करेंगे, जनरेटर का कॉइल, आर्मेचर कॉइल जब 3/4 रोटेशन करेगा तो फिर टाइम कितना लगेगा, 3T/4। और जब फिर फुल रोटेशन हो जाएंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, कैपिटल टी, ठीक है। रोटेट करके जब वापस यहाँ पर फिर से आ जाएंगे, यानी कि जनरेटर की कॉइल जिस पोजीशन से चला था उसी पोजीशन पर ऐसे रोटेट करते 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 जब आ गया आपने सेम कंडीशन में, सेम पोजीशन पर 1 रोटेशन कंप्लीट, तो फिर टाइम हम क्या लेंगे, 1 रोटेशन का टाइम क्या लेंगे, टाइम पीरियड। अब रखते चलिए इसमें और एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल करके और ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एफ टी इक्वल टू 0, जब टी लेंगे 0, 0 इंटू 0 साइन 0 0, तो फिर एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन 0 0 इक्वल टू 0। मीन्स जब टाइम टी, ठीक है, टाइम टी, दिस टाइम इसको टी लिख रहे हैं, जब टाइम टी 0 तो फिर EMF भी 0, पॉइंट हमारा हो गया 0,0 पर, ठीक है।
नाउ इफ t इक्वल टू कैपिटल T बाई 4, नाउ एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, इस इक्वेशन रखते चलिए, एप्सिलॉन नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी, स्मॉल टी के जगह पर T बाई 4, 1/4 रोटेशन, 1/4 रोटेशन हुआ, क्या आ गया, पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। ऐसे फिगर से भी आप पहचान रहे हैं 90 डिग्री का एंगल होगा, फेज एंगल 90 डिग्री होंगे, तो फिर पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री इज 1, तो फिर इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट साइन पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री 1, एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब टाइम t इक्वल टू हमने लिया t बाई 2 यानी कि हाफ रोटेशन का टाइम। अब एप्सिलॉन इक्वल टू फिर रखिए वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट साइन 2 पाई बाई टी इनटू टाइम स्मॉल टी के जगह पर इसका वैल्यू t बाई 2 रखेंगे, t से t कैंसल, 2 से 2 कैंसल, साइन पाई साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0 इंटू एप्सिलॉन 0 इक्वल टू हो गया 0। इफ t इक्वल टू 3t बाई 4, तो फिर एप्सिलॉन इक्वल टू होगा एप्सिलॉन 0 साइन 2 पाई बाई टी 3t बाई 4, नाउ t से t कैंसल करें, 2 से 4 को सॉल्व कर दीजिए, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 को यदि डिग्री में कन्वर्ट करें, पाई 180 डिग्री लीजिए तो ये हो जाएंगे 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री इज -1 एंड सो दिस इज माइनस एप्सिलॉन नॉट। फिर हम लोग ले लें इफ t इक्वल टू कैपिटल T 1 रोटेशन ऑफ द कॉइल, देन एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 साइन 2 पाई अपॉन T मल्टीप्लाई कैपिटल T साइन 2 पाई इज 0। और एक बात और बच्चों, फिजिक्स नेचुरल साइंस है, इसमें जो हमें दिखता है हम वहीं करेंगे। यहाँ से कोई चला लौट करके यहाँ आ गया, 2 पाई एंगल चला, बट 2 पाई एंगल पर आप क्या देखेंगे, अपनी जगह पर जब लौट के आ गया कोई स्ट्रेट लाइन तो फिर से एंगल 0 हो जाएंगे। तो ईच 2 पाई एंगल पर हमें 0 एंगल दिखता है, तो फिर हम 2 पाई को 0 भी समझ सकते हैं इन फिजिक्स। तो साइन 0 0, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई हुआ तो 2 बार 2 पाई यानी कि 2 बार 0, तो फिर साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, सब के सब क्या हो जाएंगे 0। ये हो गया एप्सिलॉन 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब इन वैल्यूज को हम इस पर डिस्प्ले करते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो चलिए दिखा रहे हैं। लिया हमने एप्सिलॉन नॉट के इक्वल वैल्यू t0, एप्सिलॉन की वैल्यू 0 दिखा चुके हैं। जब t का वैल्यू t बाई 4, यहाँ पर टाइम को मेंशन करते हैं t बाई 4 टाइम पर एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नोट पॉइंट यहाँ पर हो गया हमारा, t बाई 4 के सामने पॉइंट हो गया। अब इसको हम साइन कर्व से दिखाएंगे, ये हो गया बच्चों साइन कर्व, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ साइन कर्व। अब t बाई 2 टाइम यानी कि यहाँ से t बाई 4 आगे, t बाई 4 आगे बढ़ा जनरेटर का कॉइल, तो फिर यहाँ पर टाइम हमारा t बाई 2, नाउ फिर साइन कर्व मिलाते जाइए, ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ से आगे 3t बाई 4 मीन्स यहाँ से प्लस t बाई 4 और करें, इक्वल इंटरवल लेते चलिए, दिस इज 3t बाई 4। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नोट
ठीक है, 3t/4 पर माइनस एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है, पॉइंट हो गया बिल्कुल इसके सामने। मिलाइए साइन कर्व से, इसको मिलाया। अगेन फिर जब टाइम लिया कैपिटल टी, तो फिर यहाँ से ये ऐसे मिल गए। अब देखिए बच्चों, आपने ये सेम ग्राफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11 में जो पढ़े हैं वहाँ पर आपने ड्रॉ किया होगा। y इक्वल टू a sin ओमेगा t के लिए सेम ग्राफ आ गया। क्यों? बिकॉज साइन फंक्शन ये भी है, साइन फंक्शन SHM में डिस्प्लेसमेंट भी होते हैं, वेव का इक्वेशन भी साइन फंक्शन साइनोसॉइडली वैरिंग कहते हैं। एंड सो ये जो ग्राफ है ये वेव के ग्राफ के सिमिलर दिख रहे हैं, तो लोग इस ग्राफ को बोल देते हैं AC का साइन वेव फॉर्म, इसको साइन वेव फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब यदि जनरेटर की कॉइल बार बार रोटेट करेगा तो क्या होगा, यही जो ग्राफ हमारा है ये टाइम एंड अगेन ये रिपीट होंगे। तो फिर हम चाहें तो इसको रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से हम इसको रिपीट कर सकते हैं। बट एग्जाम में यदि हमें देना होता है ग्राफ तो 1 साइकिल का ग्राफ आप दे दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो बहुत सारे साइकिल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे साइकिल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको कहते हैं हाफ साइकिल, इसको कहते हैं हाफ साइकिल। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल। जनरेटर की कॉइल के रोटेशन पर गौर करें तो यहाँ से चला, यहाँ पर 360 डिग्री जब चल गया, रोटेशन हो गया जब 360 डिग्री का, तो फिर इसको क्या कहते हैं, एक चक्कर कहते हैं। उसी को ग्राफ पर हम लोग 1 साइकिल ऑफ AC कहते हैं। अब ये फर्स्ट हाफ साइकिल हो गया AC का, ये सेकंड हाफ साइकिल हो गया। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल में डायरेक्शन अपवर्ड है, सेकंड हाफ साइकिल में AC वोल्टेज का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायरेक्शन अपवर्ड, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो इस तरह से अल्टरनेटिवली डायरेक्शन बदलते रहते हैं AC का। इसी से इसका नोमेनक्लेचर भी हुआ है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब करंट के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बाद में हम लोग वोल्टेज का भी ड्रॉ कर लिए हैं। यहीं पर यदि आपको सर्किट में वोल्टेज बोल करके और ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए बोला गया, या आप ड्रॉ करना चाहें तो बिल्कुल सेम ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इक्वेशन जो देखा आपने वोल्टेज का, यही इक्वेशन है फॉर वोल्टेज भी अक्रॉस एनी एलिमेंट ऑफ AC सर्किट, इक्वेशन V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, बिल्कुल यही इक्वेशन होंगे। एंड सो ग्राफ भी ज्यों की त्यों ड्रॉ करेंगे। VM मैक्सिमम वैल्यू, यह आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF के जगह पर साइन का फंक्शन, साइन का ग्राफ बिल्कुल सेम रह जाएंगे। तो फिर तुरंत हम इसको अब ड्रॉ कर दें। ये ले लिया हमने टाइम t बोल देते हैं। नाउ इधर ले लिया हमने AC वोल्टेज V, मैक्सिमम वैल्यू VM ऊपर, फिर इतना ही बड़ा नीचे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस VM ले लिया नीचे। एंड हाफ साइकिल, फिर हाफ साइकिल, टाइम यहाँ पर T/4, ठीक इस तरह से यहाँ पर टाइम T/2, फिर यहाँ पे टाइम बिल्कुल यहाँ पे सामने पीक हाईएस्ट पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम 3T/4, फिर 1 साइकिल का टाइम पीरियड T। अब इसी ग्राफ को आप रिपीट भी कर सकते हैं। ये 1 साइकिल हो गया, हाफ साइकिल, एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल,
इसी को यदि हम चाहें तो ऐसे रिपीट कर सकते हैं, या हाइट सेम रखना है, ठीक है, इस तरह से रिपीट कर सकते हैं, इस तरह से रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा हाइट सेम रखना है, ठीक है। मेरे से थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, बट आप इस हाइट को सेम रखेंगे। तो इस तरह से ये एसी वोल्टेज जो साइन फंक्शन है उसका हमने ग्राफ लिया। अब बच्चों, यदि आप एसी सर्किट को एक ऑसिलोस्कोप से ज्वाइन कर दें तो फिर वहां पर कई डिफरेंट तरह के अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलते हैं। अब ऑसिलोस्कोप तो हमारे सिलेबस के अंदर में नहीं आता है, बट एक छोटी सी आइडिया दे देता हूं आपको। ऑसिलोस्कोप को इंजीनियर्स यूज करते हैं जनरली सर्किट में वोल्टेज की वेरिएशन को जानने के लिए। तो ऑसिलोस्कोप से यदि हम अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को जोड़ दें, सर्किट को जोड़ दें यदि, तो वो हमें ग्राफिकली वोल्टेज की वेरिएशन दिखाता है। तो कई तरह के वोल्टेज का ग्राफ ऑसिलोस्कोप से हमें मिलता है। आइए उसमें से एक दो फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। स्क्वायर वेवफॉर्म ऑफ एसी वोल्टेज की स्क्वायर वेवफॉर्म भी से वोल्टेज को डिनोट कर रहे हैं, एसी वोल्टेज भी। ये टाइम हो गया, हर जगह पर टाइम यहीं रहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पर। एंड इधर हो गया भी वोल्टेज का पीक वैल्यू भी एम, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज का ऊपर पॉजिटिव। सिमिलरली उतना ही बड़ा वैल्यू नीचे, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा नीचे, माइनस भी एम का मीनिंग वही जानेंगे जो आप लिख चुके हैं, मैक्सिमम वोल्टेज। अब ये लेंथ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये लेंथ लेंगे, उतना ही बड़ा ये लेंथ लेंगे, उतना ही बड़ा, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में हमें ड्रॉ करना है इसको। चलिए ये लेंथ सेम किया हमने। अब देखिए स्क्वायर बन गया। सिमिलरली नीचे की तरफ अब स्क्वायर बनाएंगे, और जैसे आपने देखा इस तरह से रिपीट होते हुए साइकिल को, ठीक उसी तरह से ये हाफ साइकिल की तरह हो गया। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल को ड्रॉ कर रहे हैं हम, स्क्वायर बनाना है हमें। ये लेंथ सेम रखना है, ये लेंथ, ये सारे लेंथ सेम रखना है हमें। अब ये हो गया हाफ साइकिल स्क्वायर वेव का, ये हो गया नेक्स्ट हाफ साइकिल स्क्वायर वेव का। तो इस तरह से ये हो गया वन साइकिल ऑफ स्क्वायर वेव। इसी तरह से आप इसको रिपीट कर सकते हैं, दूसरी साइकिल हम ले रहे हैं, सेकंड साइकिल। इस तरह से वेव फॉर्म है तो बहुत सारे साइकिल्स होंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट जैसा कि हमने आपको हिंट कर दिया है, ये सारी लेंथ सेम होना चाहिए, यानी स्क्वायर बनाना है, ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर। तो डायरेक्शन ऊपर, डायरेक्शन नीचे, यानी कि अल्टरनेटिवली डायरेक्शन ऊपर नीचे बदल रहा है। एंड सो दिस इज एसी, लेकिन स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर शेप में है, तो इसको स्क्वायर वेव फॉर्म का नाम दिया गया। और भी हैं जैसे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म, बहुत सारे वेव फॉर्म आते हैं ऑसिलोस्कोप से। चलिए एक मैं ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दिखा देता हूं आपको। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म ऑफ एसी वोल्टेज की ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बिल्कुल इसी तरह से। ये ले लिया हमने टाइम t, इधर ले लिया हमने एसी वोल्टेज v, नाउ पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू Vm पॉजिटिव, फिर इतना ही बड़ा मैक्सिमम वैल्यू माइनस Vm। अब ये पीक वैल्यू
लेते हुए ये हमने बनाया एक इस तरह का हाफ साइकिल बनाया हमने, तो ये हाफ साइकिल को डिनोट कर रहा है। फिर इसी तरह का नेक्स्ट हाफ साइकिल टाइम इंटरवल को सेम रखते हुए, ठीक है, ये टाइम सेम रखते हुए, ये हाइट को सेम रखते हुए, ठीक है, दिस हाइट विल बी सेम क्योंकि माइनस भी एम है तो बिल्कुल हाइट को सेम रखिए और फिर ट्रायंगल बनाइए। चलिए थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है बट जैसा कि मैं बता रहा हूँ ये लाइन इक्वल लेंथ का होना चाहिए, ये टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, इसके इक्वल हो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन डिफरेंट लेंथ का भी हो सकता है बट ये लाइन और ये लाइन इक्वल लेंथ का होना चाहिए, ये लाइन और ये लाइन इक्वल लेंथ का होना चाहिए। तो ये है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। अब इसी को हम रिपीट कर सकते हैं सेम हाइट पर सेम तरह से। ये हो गया वन हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल, ये हो गया हमारा वन साइकिल ऑफ एसी। इसी तरह से आप इसको रिपीट कर सकते हैं, जैसे ये हो गया इस तरह से सेम हाइट। तो ये है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। बट और भी वेव फॉर्म हम लोग अभी क्लास 12 में डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो और भी वेव फॉर्म्स। अब जो एसी हम लोग पढ़ रहे हैं, एसी हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन आता है कि इसके क्या एडवांटेज हैं। पहले तो डीसी यूज होता था, एसी तो बाद में आया है, तो फिर हम एसी को यूज क्यों कर रहे हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, तो आइए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसी वोल्टेज, या सीधे एसी बोलें, एसी का एडवांटेज क्या है, एसी का क्या लाभ है, एसी वोल्टेज क्यों यूज करते हैं, क्या फायदे हैं इसके, या सीधे बोल दें एडवांटेज ऑफ एसी क्या होता है। नंबर 1, एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी वोल्टेज कैन बी generated easily, बहुत आसानी से ये एसी जनरेटर से एसी वोल्टेज पैदा हो जाता है। एसी वोल्टेज को कोई जनरेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से पैदा कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ एसी जनरेटर। एसी वोल्टेज कैन be transmitted to long distance with very lower, या कहिए much lower loss of एनर्जी देन डीसी। अब थोड़ा कंपेयर भी कर दे रहे हैं कि एसी वोल्टेज जो है उसको आप लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजते हैं, हमारे टाउन में बहुत दूर दूर से बिजली आती है, तो जो एसी वोल्टेज होते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट हमें भेजा जाता है, तो उसमें एनर्जी का लॉस डीसी के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है, ठीक है। यदि कभी बोल भी दिया जाए व्हाट आर एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, तो आप ये बता सकते हैं कि AC voltage can be transmitted to long distance with very lower loss of energy than DC. अब AC voltage can be stepped up, मतलब increased, बढ़ा सकते हैं, can be increased, can be stepped up and stepped down, मतलब decreased easily and efficiently
by means of suitable transformers आप पढ़ेंगे आगे ट्रांसफार्मर के बारे में इसी चैप्टर में कि ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज एसी को बढ़ाता है घटाता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत आसानी से जो है और बहुत ही एफिशिएंटली यानी कि कम लॉसेस ऑफ एनर्जी से ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज को बढ़ा देता है घटा देता है। अब जहाँ पर बिजली पैदा होता है, जहाँ पर हमारा पावर प्लांट है, वहाँ पर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए होता है वोल्टेज को बढ़ाने वाला। जब हमारे टाउन में आता है जब एसी वोल्टेज, तो उसको घटाने वाला ट्रांसफार्मर होता है। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इसी चैप्टर में। एसी इज मोर readily adoptable by rotating machineries like generator and motors। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये ज़्यादा एडॉप्टेबल होता है, मतलब कि ज़्यादा चाहता है कौन, रोटेटिंग मशीन, ठीक है, बहुत ही पसंद करता है एसी को जिस मशीन में रोटेशन का यूज किया गया, जैसे जनरेटर में जो जनरेटर होते हैं एसी जनरेटर या जो जनरेटर होता है, या फिर जो मोटर्स होते हैं, जो मोटर हमारे हर जगह पे लगा होता है, ठीक है, जैसे फैन में जो घूमता है वो क्या है, मोटर है। एसी उसको ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से एसी वोल्टेजेस के ये सारे एडवांटेजेस हैं। अब कुछ एसी का नुकसान भी है, कुछ घाटा भी है, डिसएडवांटेज भी है एसी के पास। अब क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, क्या हानि है एसी का, क्या एसी हमें परेशान कर सकता है, यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी वोल्टेज, या सीधे एसी बोलें, एसी। नंबर 1, AC voltage is dangerous या फिर कहिए मोर डेंजरस देन डीसी। डीसी से ज़्यादा डेंजरस एसी वोल्टेज है। एंड फैटल, जानलेवा है। एसी वोल्टेज इज डेंजरस एंड फैटल यानी जानलेवा है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मोर डेंजरस एंड मोर फैटल, ज़्यादा जानलेवा है देन डीसी वोल्टेज या कहिए डीसी। नेक्स्ट नंबर 2, पीक वैल्यू ऑफ एसी या बोलिए एसी वोल्टेज is more than its RMS वैल्यू। अब ये RMS वैल्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। और हमारे घर में जो एसी आता है, जो एसी सप्लाई हमारे घर में है,
जब आपको कहा जाता है कि हमारे घर में 220 वोल्ट एसी आ रहा है, इसका मतलब होता है कि ये 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। पहचान लीजिए, जब कभी भी आपसे कहा जाए कि एसी का वोल्टेज है 220 वोल्ट या जो भी वैल्यू बताया जाए, एसी वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो आप समझ जाएंगे कि वो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है। अब कहेंगे ऐसा क्यों? आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आरएमएस वैल्यू के बारे में, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। वहाँ पर हम और ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। जो एसी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं उसको, तो ये जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को ही नापता है। चलिए आगे हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। तो एक डिसएडवांटेज ये भी है कि पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज मोर देन इट्स आरएमएस वैल्यू, यानी कि जितना वैल्यू हमें बताया जाता है, जब एसी बढ़ के मैक्सिमम पे आता है तो वैल्यू बड़ा हो जाता है, तो फिर वो हमें ज़्यादा डैमेज कर सकता है। अब एसी डैमेज क्यों करता है, थोड़ी सी एक आइडिया दे देता हूँ। एसी के पास में फ्रीक्वेंसी है, हमारा हर्ट जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे चलता है, तो जो हर्ट का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है इसकी फ्रीक्वेंसी और हमारे एसी की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं, जिस वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट डैमेज हो सकता है। इसलिए एसी डीसी से ज़्यादा डेंजरस है। डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, डैमेज तो डीसी भी करेगा हमें, ठीक है, लेकिन एसी ज़्यादा डैमेज करता है ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंसी। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग जानकारी ले लिए हैं। अब आगे क्लास में हम लोग मिलेंगे तो फिर एसी की सर्किट, आरएमएस वैल्यू वगैरह को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।